अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 6 क्लास के अध्याय नंबर 7 पढ़ेंगे और हम लोग राज्य से साम्राज्य के बारे में देखेंगे। राज्य से साम्राज्य के बारे में, ठीक है। रोशन के रुपये यानी कि जन्मदिन पर रोशन के दादाजी ने दादाजी से कड़क नोट मिली और कड़क नोट मिली उसने उ, उन्होंने उन उन्होंने अपने हाथ में दबा रखा था और उससे एक नया सीढ़ी और खारी खरीदने का बहुत ही मन था खरीदने का बहुत ही मन था, लेकिन साथ ही में वह बिल्कुल नया कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ से गांधी जी की मुस्कुराते चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चरित्र थे शेर के चित्र थे। उसने सोचा कि आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं उसने सोचा कि यह आखिरकार शेर क्यों बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो अब यहाँ से हम लोग का शुरू होता है अध्याय, ठीक है। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाले सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाया गया था और हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसे में देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है और जिसको हम लोग जो पैसे में देखते हैं शेर का चित्र का उसका एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक है। उन्होंने पत्थरों को काट कर बनाया गया है और उन्हें पत्थर के काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक वैशाली स्तंभ पर स्थापित किया गया है और सारनाथ में एक वैशाली स्तंभ पर इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है के इतिहास के महानता राजाओं का एक नाम अपने अशोक का सुना होगा। अशोक के निर्देशक पर इसके जैसे कोई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। पहले कि हम इसके पहले कि हम जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है और इसे समझने की कोशिश करें कि उसके राज्य के साम्राज्य क्यों कहा जाता था, ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य का शासन रहते थे उसका स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 2300 साल पहले की गई थी। यानी कि ये जो अशोक साम्राज्य है जिसे मौर्य वंश के भी नाम से जाने जाते हैं, तो इसका स्थापना उनके दादा ने चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे और उसके बाद से बिंदुसार उनका बेटा बिंदुसार, उसके बाद से अशोक, तब ये दादाजी हुए थे। इनका दादा ने किस की सहायता से किया तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य, इनका दो नाम था, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य के नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और इस साम्राज्य को बनाने के लिए चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, एक ये बुद्धिमान व्यक्ति था और जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के संस्थापक यानी कि स्थापना किए थे। चाणक्य कई विचार में अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलता है और चाणक्य कई विचार अर्थशास्त्र किताब में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर से मानचित्र में उन्हें हम काले या बिंदुओं से दिखाया गया है और मानचित्र में उसे काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर में प्रमुख थे और ये जो राजधानी इन्होंने बार बार बनाए हैं, कभी राजगिरी
कब पाटलिपुत्र, कब उज्जैन, कब तक्षशिला के नगर प्रमुख नगरों में थे। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में है, और उत्तर पश्चिम मध्य एशिया में है। ठीक है, अब हम लोग वंश देखते हैं। जब एक ही परिवार के कोई सदस्य एक के बाद एक राजा बनता है, यानी कि वंश किसे कहते हैं, तो कोई अगर परिभाषा आपसे पूछे तो कहिएगा कि एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है, उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। ठीक है, उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। और मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, और मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना था वो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उसका बेटा बिंदुसार, और तीसरा और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये तीन ही राजा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे मौर्य काल के। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो उसके बाद एशिया, मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और मध्य एशिया के आने जाने के मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, और उज्जैन उत्तरी से दक्षिणी भारत में आने जाने के बीच में पड़ता था, इसका बीच में रास्ता पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, और इस नगर में व्यापारी या सरकारी या अधिकारी या शिल्पकारी ये नहीं रहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालन के गांवों में बसे हुए थे, और साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों में किसान और पशुपालन गांव में बसे हुए थे। मध्य एशिया जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों में भरा हुआ था, और मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्सा जंगलों में भरा हुआ था। ठीक है, वहाँ पर लोगों फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे, और फल फूल और क्या करते थे कि जानवरों को शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते थे, और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पेशाक यानी कि पोशाक भी पहनते थे, और अलग अलग प्रकार की पोशाक भी पहनते थे। जिन जहाजों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, जिन जहाजों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन लाल बिंदुओं से दिखाया गया है कि इससे ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, और जहां जहां देखिएगा तो लाल दिखाने जगह को दिखाया गया है, ये अशोक के साम्राज्य के भीतर। ठीक है, दिखाया गया है, यह सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं, और उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख के नाम मिले हैं। भारत में कौन सा राज्य है जो मौर्य साम्राज्य से बाहर है, और भारत में कौन सा राज्य है जो मौर्य साम्राज्य से बाहर है। यहाँ पर मानचित्र मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख के प्रतीक स्थान है। ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य यहाँ पूरा उत्तर भारत में पूरा मौर्य साम्राज्य के ही चलता था। यहाँ से पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, और तक्षशिला हो गया, ये तीन है। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण नगर यहाँ पर आप देखिएगा तो महत्वपूर्ण नगर है। और अभिलेख के प्राप्ति स्थल, और अभिलेख की प्राप्ति जितने ये लाल लाल दिखाई दे रहा है, कंधार हो गया, यहाँ पर देखिएगा तो आपको मंदसौर हो गया, और टोपरा हो गया, मेरठ हो गया, कालासी हो गया, बहापुर हो गया, सारनाथ हो गया, गज्जर हो गया, यहाँ पर गिरनार हो गया, ये सब यहाँ पर कलिंग हो गया, धौली हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है तो पर अशोक के अभिलेख को प्राप्त हुआ है, तो उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा तो रा, राज्य साम्राज्य से कैसे विभिन्न है और राज्य साम्राज्य से कैसे विभिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में इसलिए सम्राटों राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है और ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। इसी के कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती है और इसी के कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने का जरूरत होती अधिकारी जरूरत होती है। अब हम लोग देखेंगे साम्राज्य और प्रशासन के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था और इसलिए अलग अलग हिस्सों पर यानी अलग अलग भागों पर अलग अलग प्रकार से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था और पाटलिपुत्र और उसके जो आसपास के क्षेत्र है उस पर सीधा सम्राट का शासन रहता था और इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालन, शिल्पकार, व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों का नियुक्ति करता था। यानी कि इन सभी को गांव के शहर के जो भी लोग थे, किसान थे या पशुपालन थे, शिल्पकार थे या व्यापार थे, इन सभी को इकट्ठा कर कर राजा अधिकारियों का नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अगर जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे उसे सजा भी देते थे और उसे अधिकारी क्या करते थे, सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारी वेतन भी दिया जाता था और इनमें से कई अधिकारियों की क्या होता था, वेतन दिया जाता था। अब कौशली अगर वेतन आप नहीं दीजिएगा, उसे मुआवजा नहीं दीजिएगा तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो उसके भी वेतन दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और संदेश वाहन भी जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राज्य के जासूसी अधिकारियों के कार्यकल्पना पर नजर रखते थे और अधिकारी के कार्यकल्पना पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था और इन सभी के ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार एवं विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। वो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे और कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांत राजधानी से शासन किया जाता था और इन पर उज्जैन या तक्षशिला जैसे प्रांत पर राजधानी पर नियंत्रण किया जाता था। यहाँ पर कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और कुछ हद तक पाटलिपुत्र क्षेत्रों से भी नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बना कर भेजा जाता था और वहां पर राजकुमार कहाँ पर, तो तक्षशिला उज्जैन पर क्या भेजा जाता था, राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का माना जाता था और ऐसे जगह पर परंपराओं और नियमों को माना जाता था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो परदेशी केंद्रों के बीच में बृहद क्षेत्र थे और बृहद क्षेत्र थे। इसके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता था और इसीलिए परदेशी के केंद्र के बीच में स्पृष्ट क्या करता था कि वो मौर्य शासक के सिर्फ मार्ग यानी कि वो नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता था कि जिससे नदी पर अगर नियंत्रण रहेगा तो आपको व्यापारी में बहुत सुविधा मिलेगी, ठीक है। जो कि
आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। आवागमन यानी आने जाने के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट भेंट के रूप में मिलता था, ये संसाधन या कर या उसे भेंट के रूप में मिलता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। और उसे क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, उदाहरण के लिए भी अर्थशास्त्र एक किताब है जिससे लिखा गया है, ठीक है, कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत के सोने और कीमती पत्थरों को प्रसिद्ध था। और कीमती पत्थरों से प्रसिद्ध संभव है कि संसाधन नजरने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और साधारण के नजरने के लिए इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, और अतः जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग भी सिर्फ हद तक स्वतंत्र थे, और वहां भी रहने वाले लोग हद तक स्वतंत्र थे। उससे उससे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य साम्राज्य पद अधिकारी को ही हाथी, लकड़ी, मधु और जैसी जैसे जेल ला लाकर देते थे और जेल लाकर देते थे। नजराना, यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा की जाते थे, और यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे। वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, और ऐसे नजराने विधि पदार्थों के रूप में पड़े ऐसा लोगों के लिए किया जाता था जो स्वच्छ से इसे देते थे, अब हम लोग देखेंगे राजधानी में सम्राट को देखेंगे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, और ये यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे थे, और हम उनको विवरण का अंश दे रहे थे। सम्राट का जनता की सामान्य जानने के अवसरों पर शोभा यात्री के रूप में जश्न मनाया जाता था, और शोभा यात्री के रूप में उसे जश्न मनाया जाता था। उन्होंने एक सेना की पालकी में ले जाते थे, और एक सोना की पालकी में ले जाते थे। उन्होंने आरक्षणिक सेना और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवाल किया था। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे, और पेड़ों पर प्रत्यक्षित तोते का एक झुंड रहता था, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता था। जो राजा सामंत हथियारबंद या महिलाओं से घिरे होते थे, वे हमेशा इस बात से डरते थे कि वह कहीं कोई उन्हें हत्या करने की कोशिश न करे, और उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने के चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, और वो लगातार एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ठीक है। और पाटलिपुत्र आधुनिक नाम पटना के बारे में है, और पाटलिपुत्र जो पहला नाम था पटना का, वो अब आधुनिक नाम पटना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरे हुए, जिसमें से 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और बच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और
चिड़ियों के लिए बनाने से बरसों से घिरे हैं और बरसों से घिरे हैं। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उससे खाने को क्यों चखते थे? इस पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह विभिन्न है संकेत अध्ययन 3 में देखेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखवाया है। ठीक है, तो अशोक बहुत ही विशाल एक राजा भी थे और उनके साम्राज्य में कलिंग के युद्ध में और उन्होंने कलिंग में 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख लोगों को कत्ल किए थे और कलिंग को विजय प्राप्त हुए थे। तो अब हम लोग अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी मिलेगा। आप आगे जाइएगा तो आपको डीप में पढ़ने को मिलेगा। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है और तटवर्तीय उड़ीसा के प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। मानचित्र 5 या पृष्ठ 64 को देख सकते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जीतने हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितरण हो गए और युद्ध से क्या हुए? वितरण। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख। आपने एक अभिलेख में अशोक ने बताया कि बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की और राजा बनने 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया। इससे मुझे अपरा दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बन जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रीमन भी शामिल मारे जाते थे। जो लोग अपने सगे संबंधित और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मृतकों को प्रदर्शित दयावान होते थे, वे भी युद्ध में मारे जाते थे और अपने प्रियजनों को भी खो देते थे। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धाम पाल करूं और दूसरे को किसी शिक्षा देने का निश्चित किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म में माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा और पोता भी युद्ध ना करे। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म में कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक का विचार कैसा परिवर्तन हुआ? धर्म संस्कृत शब्द का धर्म का प्रकृत रूप है। यहाँ पर देखिएगा तो उत्कर्षित पाली वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिलेगा। एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय का मूर्तिकाल के रूप में नमूना है। अब हम लोग देखेंगे अशोक का धर्म क्या था। अशोक एक धर्म में किसी देवता
की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देशक दे। वे बुद्ध को उपदेश से भी प्रेरित हुए थे और बुद्ध को उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी और संवेदना उनके साम्राज्य के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे और उसके कई कई बार टकराव पैदा हो जाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों को साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक अशोक ने यह महसूस किया कि इस समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महाप्रमत का नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की जो अगर जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इस अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई संस्थानों, शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाया जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को पारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। पृष्ठ नंबर 72-73 पर दिए गए मानचित्र के 6 में क्षेत्रों को पहचान का प्रयास कीजिए। उन्होंने सड़क को बनवाई, कुएं खुदवाई और विश्राम गृह बनवाए। उसके अतिरिक्त उन्हें मनुष्यों का जानवरों की चिकित्सा भी व्यवस्थापित किया। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोगों विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठा करते रहे कि उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उसके बच्चों का विवाह होता है और बच्चों के जन्म पर, और जब यात्री शुरू करते हैं तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वह ज्यादा फायदाई होगी। यह अन्य प्रकार की रीतियों क्या है? यह है कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़े का आदर करना, सभी जीवन पर दया करना और ब्राह्मणों और तथा श्रमिकों को दान देना। अपने धर्म का प्रशासन के दूसरे धर्म की निंदा करना हेतु यह बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक के संदेश का यह हिस्सा मैं बताऊं कि आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मण लिपि आधुनिक भारत का ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मण लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देखा सकते हैं। आरंभिक ब्राह्मण देवनागरी, हिंदी, बंगाली और मलयालम और तमिल
यही है। यहाँ पर आप लोग का अध्याय 7 कंप्लीट हो चुका है और ठीक है, और अध्याय 8 में अब हम लोग जाएंगे।